अगर आपके घर का रसोई गैस सिलेंडर, बच्चों की दवा, रोजमर्रा का राशन और गाड़ी का पेट्रोल सब कुछ एक ही रास्ते से आए और अचानक उस रास्ते पर ताला लग जाए तो हालात कैसे होंगे। यही स्थिति फिलहाल नेपाल की अर्थव्यवस्था की है, जहां राजनीतिक संकट हर बार सबसे पहले बॉर्डर और व्यापार पर चोट करता है और इसी वजह से आज नेपाल फिर से एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अब ऐसे में क्या भारत और नेपाल का ये जो कारोबार है दोबारा मुश्किल में फंस सकता है? क्या नेपाल चीन की तरफ झुककर ऑल्टरनेटिव वे देखने की कोशिश करेगा, और अगर करेगा तो क्या ये सच में टिकाऊ समाधान होगा? बस इन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। नेपाल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है राजनीतिक उथल पुथल। सोशल मीडिया पर बैंक से भड़के जो विरोध प्रदर्शन है उसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। पीएम ओली और गृह मंत्री लेखक को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। ऐसे में भारत सरकार ने वेट एंड वॉच यानी कि इंतजार करो और हालात देखो वाली रणनीति अपनाई है, क्योंकि डर यही है कि अगर ये सिचुएशन और लंबी खिंचती है तो भारत नेपाल व्यापार पर असर पड़ सकता है। अब ये व्यापार क्यों इतना अहम है, ये समझना भी जरूरी है। अकेले 2024 से 25 में भारत ने नेपाल को 7.3 अरब डॉलर का माल बेचा। इसके बदले नेपाल से सिर्फ 1.2 अरब डॉलर का सामान ही खरीदा, यानी भारत का यहाँ पर भारी ट्रेड सरप्लस है। भारत से जाने वाला जो माल है वो सिर्फ गाड़ियों और मशीनरी तक नहीं सीमित है, बल्कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ, इस तरह के जो जरूरी सामान है वो भी इसमें शामिल हैं। नेपाल की रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं सप्लाई पर टिकी है, लेकिन ये तस्वीर हमेशा इतनी आसान नहीं रही है। याद कीजिए 2015 का टाइम, जब नेपाल ने नया संविधान लागू किया और तराई इलाके यानी कि मधेशी समुदाय ने इसका विरोध किया। बॉर्डर पर प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि रक्सौल और बीरगंज जैसे जो अहम गेटवे हैं उस पर ट्रक खड़े खड़े महीनों तक जाम रहे। नतीजा ये कि नेपाल में पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी कतारें लग गई, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई। एक स्टडी बताती है कि उस दौरान भारत नेपाल बॉर्डर से दवाइयों का जो व्यापार है वो करीब 46% तक गिर गया था। यानी हर बार जब नेपाल के अंदर राजनीतिक बवंडर उठता है उसकी सबसे बड़ी कीमत दोनों तरफ की जनता को चुकानी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हालात बिगड़ते हैं नेपाल बार बार चीन की तरफ रुख क्यों करता है और नए ट्रेड रूट्स खोलने का क्यों सोचता है? इसके जवाब के लिए आपको फिर से थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 2015 के ब्लॉकेड के बाद नेपाल ने चीन के साथ समझौता किया था कि वो 7 बॉर्डर पॉइंट खोल देगा। इसमें केरुंग, रसुवागड़ी और तातोपानी और झांगमू क्रॉसिंग जो है इसमें सबसे अहम माने जाते थे। चीन ने तो काठमांडू तक रेलवे लाइन बढ़ाने तक का खाका भी खींचा, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। हिमालयी रास्ते जो हैं वो बेहद ऊंचाई पर आते हैं। 5000 मीटर से भी ऊपर की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ जम जाती है और अक्सर भूस्खलन से सड़कें हफ्तों तक बंद रहती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भारत के मुकाबले 3 से 4 गुना वहां पे ज्यादा है और यही वजह है कि 2023 तक भी चीन वाले रास्तों से आने वाला माल बेहद कम रहा है। ट्रक बॉर्डर पर हफ्तों फंसे रहते हैं। दूसरी तरफ भारत नेपाल बॉर्डर बिल्कुल सपाट मैदानों में है। यहाँ के जो ट्रक हैं वो रोज रोज हजारों की संख्या में आते जाते हैं। पेट्रोलियम से लेकर के सब्जी, फल और गाड़ियों से लेकर के दवाइयों तक सब कुछ सड़क के जरिए नेपाल पहुंचता है। यानी हकीकत साफ है, नेपाल चीन को एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करता है ताकि राजनीतिक दबाव बनाने का औजार रहे, लेकिन जमीन पर उसका जो पूरा कारोबार है वो भारत के सहारे ही चलता है। यानी नेपाल के लोग भारत की सप्लाई चेन पर पूरी तरह निर्भर हैं और भारत के कारोबारी नेपाल की मार्केट पर। हर बार जब नेपाल में राजनीतिक संकट आता है दोनों तरफ का विश्वास डगमगाता है। सवाल यह है कि क्या नेपाल कभी अपनी डिपेंडेंसी को सच में डाइवर्सिफाई कर पाएगा, या फिर हर बार की तरह हालात बदलने पर भारत को ही इस साझेदारी को बचाने के लिए आगे कदम उठाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल के लिए चीन रास्ता दिखाने वाला ऑप्शन जरूर है, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है, जो सहारा है, वो सिर्फ भारत ही है। और जब तक हिमालय की ऊंचाइयों पर सड़कें, रेल और मौसम की चुनौतियां खड़ी हैं, तब तक नेपाल का कारोबार और जीवन जो है वो रक्सौल और बीरगंज जैसे जो बॉर्डर हैं उन्हीं के पॉइंट्स पर सांस लेता रहेगा।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।